देखिए बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी के अनुप्रयोग। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड या हम कह सकते हैं विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर में आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो देखो सीएफटी के अनुप्रयोग जो हैं उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि हम युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा को थोड़ा समझते हैं। किसको? युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा को समझते हैं, जिसके बेसिस पर इसका जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है अनुचुंबकत्व ज्ञात करना या चुंबकीय गुणों को ज्ञात करना बाय सीएफटी के द्वारा, उसको समझ पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमने ये दो सिंबल देख रखे हैं, एक तो डेल होता है और एक पाई होता है। तो देखो इसको तो हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और ये जो पाई है इसको हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। और युग्मन ऊर्जा कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को हमें दिमाग में सेट करना है। डेल का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होता है और पाई का मतलब युग्मन ऊर्जा होता है। ठीक है, अब देखो हम डेल और पाई के आधार पर ये बता सकते हैं कि उसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड काम कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वो निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है। उच्च या निम्न चक्रण संकुल ज्ञात कर सकते हैं डेल और पाई के आधार पर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा निम्न या उच्च चक्रण संकुल की पहचान। संकुल की पहचान हम इन दोनों के आधार पे कर सकते हैं। दूसरा, हम लिगेंड का प्रकार बता सकते हैं कि जो संकुल है उसमें लिगेंड कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। तो हम कह सकते हैं SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या WFL वीक फील्ड लिगेंड की पहचान कर सकते हैं डेल और पाई के आधार पर। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की पहचान हो जाती है तो फिर हम बहुत ही आसानी के साथ चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। भाई SFL में कुछ हो सकता है, WFL में कुछ हो सकता है, तो चुंबकीय गुणों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डेल और पाई के आधार पर ये कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार की प्रवृत्ति रखेगा, इन दोनों वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, दोनों एनर्जी पे निर्भर करता है। देखो कैसे। मैं आपके सामने दो कंडीशन रख रहा हूँ। केस फर्स्ट, यदि डेल का मान जो है यानी विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा है पाई से, यानी कि युग्मन ऊर्जा का मान कम है और विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो आपको सीधा सा दिमाग में सेट रखना है, यदि विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो लिगेंड जो है वो प्रबल क्षेत्र से होगा। कैसा होगा? लिगेंड जो है वो प्रबल होगा। कैसा होगा? लिगेंड प्रबल होगा, यानी कि प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, युग्मित होने लग जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर में ही, उच्च में नहीं जाएंगे। और ये युग्मित होने लग जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में जा रहे हैं जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, अगर डेल का मान ज़्यादा है और पाई का मान कम है, यानी युग्मन ऊर्जा कम है, और क्या होगा, लिगैंड प्रबल होगा। और लिगैंड प्रबल है तो वो क्या है, निम्न चक्रण संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। कैसा रखेगा, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, निम्न चक्रण संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब लिगैंड जो है वो कैसा है, प्रबल है। और प्रबल लिगैंड कब होगा, जब डेल की वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी। अब देखो ये निम्न चक्रण संकुल जो है ये वही है जिसको हम वीवीटी में आंतरिक चक्रण संकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक चक्रण संकुल। आंतरिक चक्रण संकुल। ठीक, तो एक ही बात है, निम्न चक्रण संकुल कह दो या आंतरिक चक्रण संकुल, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी में जो निम्न चक्रण संकुल होता है उसको हम आंतरिक चक्रण संकुल कहते हैं, यानी अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उपयोग में लिए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल। वीबीटी में इसको आंतरिक चक्रण संकुल कहते हैं, या आप सीएफटी के अकॉर्डिंग निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब देखो डेल का मान ज़्यादा होगा और पाई का मान कम होगा तो हो सकता है आपका चुंबकीय गुण भी इससे प्रभावित होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो जाए कि डेल का मान कम हो जाए और पाई का मान जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी युग्मन ऊर्जा अधिक और विपाटन ऊर्जा कम। युग्मन ऊर्जा अधिक तथा विपाटन ऊर्जा कम, तो फिर ये कंडीशन बनेगी। और जब विपाटन ऊर्जा कम है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, अयुग्मित रहेंगे। तो अयुग्मित तो तभी रहते हैं जबकि जो लिगैंड है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिगैंड दुर्बल प्रवृत्ति का होगा। लिगैंड दुर्बल प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखती है आपको तुरंत समझ जाना है कि युग्मन ऊर्जा ज़्यादा विपाटन ऊर्जा कम, मतलब लिगैंड जो है वो दुर्बल प्रवृत्ति का होगा। और लिगैंड दुर्बल प्रवृत्ति का होगा तो वो जो चक्रण संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो उच्च चक्रण संकुल बनाने की करेगा। क्या करेगा, उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की जाएगी। या उच्च चक्रण संकुल को अकॉर्डिंग टू वीवीटी बाह्य चक्रण संकुल भी कहते हैं। बाह्य चक्रण संकुल अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग इसको बाह्य चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, यदि निम्न चक्रण संकुल की बात कर रहा है और एक उच्च चक्रण संकुल की बात कर रहा है, तो देखो ध्यान रखना है, निम्न चक्रण संकुल का मतलब होता है आंतरिक डी कक्षक। आंतरिक डी कक्षक का उपयोग, जब आंतरिक डी कक्षक यूज होता है तो निम्न चक्रण संकुल या हम कह सकते हैं आंतरिक चक्रण संकुल का उपयोग होता है।
जैसे हम देखते हैं 3D और 4D जब संकरण करते हैं तो अगर 3D का यूज हो रहा है तो निम्न होगा और 4D का यूज हो रहा है तो उच्च हो जाएगा। उच्च चक्रण संकुल का मतलब क्या होता है? बाह्य द्विकक्षक का उपयोग, बाह्य द्विकक्षक का उपयोग, ठीक है। और जब बाह्य द्विकक्षक का उपयोग होता है तो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। तो आपको ये कंडीशन से क्लियर समझ में आ गया। ध्यान रखना है कि डेल का मान कम और पाई का मान ज़्यादा है तो तुरंत दिमाग में सोच लेना है कि लिगेंड क्या है? वीक है। और वीक लिगेंड होने के कारण यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल या बाह्य चक्रण संकुल का निर्माण होगा, या संकुल जो है वो इस प्रकार का है। दूसरी तरफ यदि डेल का मान ज़्यादा है और पाई का मान कम है तो आपको इसका विपरीत कर देना है कि लिगेंड जो है वो स्ट्रांग फील्ड से संबंध रखता है और जो संकुल बनेगा या जो संकुल उपस्थित है जो दिया गया है वो कैसा होगा? निम्न चक्रण संकुल होगा। कैसा होगा? निम्न चक्रण संकुल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है, डेल और पाई वैल्यू यानी विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा में ये जो संबंध है ये ध्यान रखना है कि किस में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं चुंबकीय गुण कि चुंबकीय गुणों को कैसे समझा जा सकता है इन कंडीशंस को साथ में लेकर। तो देखो, चुंबकीय गुण को हम मोस्टली म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुणधर्म, और चुंबकीय गुणों को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब चुंबकीय गुण ज्ञात करने का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2 होता है। n+2 होता है। ये आपको सूत्र याद रखना है। जब भी आप चुंबकीय गुण ज्ञात करोगे तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी जो यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है, Bm। क्या होती है? Bm। इसको आप यहाँ लिख सकते हो फुल फॉर्म, Bm इज इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन है। ये इसका फॉर्मूला है n+2 यानी रूट ऑफ n और कोष्टक में n+2, n इंटू n+2 है। तो यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। n इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। इधर ही लिख देता हूँ मैं यहाँ, म्यू इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हाँ, डेल और पाई वैल्यू में ही आपको ये भी ध्यान रखना है, चुंबकीय गुण को वहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। इफ़ डेल का मान ज़्यादा है, पाई का मान कम है, तो आप कह सकते हो कि जो संकुल है जिसका जो चुंबकीय गुण है वो सामान्य आयन से कम होंगे। क्या कह सकते हैं? चुंबकीय गुण सामान्य आयन से कम। और यदि इफ़ डेल वैल्यू लेस है पाई से, तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय गुण हैं वो सामान्य आयन के बराबर होंगे, यानी संकुल में जो सामान्य आयन है उसके बराबर होंगे।
सामान्य आयन के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अगर विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो चुंबकीय गुण सामान्य आयन से कम होंगे, और यदि विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम है तो चुंबकीय गुण जो हैं वो सामान्य आयन के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसको आगे। देखो, अगर आपको विन्यास के अंदर दे दिया जाए, अपन अभी ज्ञात करेंगे D1 से D10 तक कि किसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, और प्रबल और दुर्बल लिगैंड के उपस्थिति में भी देखेंगे। तो अभी हम ज्ञात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर D1 से D3 तक। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो चुंबकीय आघूर्ण का मान आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके, क्योंकि देखो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अयुग्मित, d ऑर्बिटल में अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, आप ये सूत्र से निकालोगे बार बार तो क्या है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपने ज्ञात कर ली तो आप सीधा ये फॉर्मूला लिख के नीचे लिख सकते हो कि म्यू बराबर इतना होगा, म्यू बराबर इतना होगा। ठीक है, तो देखो म्यू बराबर इतना होगा, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैंने नोट लगा दिया है कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो d जो कक्षक है उसमें 5 होते हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 2 3 4 5 अधिकतम होंगे अयुग्मित। अब अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आ जाएगा, 4 रह गए, अगर और आ गया 3 रह गए, और आ गया 2 रह गए, और आ गया 1 रह गया, सारे 10 भर गए तो 0 हो गया। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5 ही हो सकते हैं, क्योंकि 5 ही बॉक्स है इसके अंदर, तो 5 से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तो इसका मतलब हम सीधी एक संख्या से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए ये सूत्र तो आपको याद रखना ही है, कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2 n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन जो है वो इकाई है किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की। किसकी है? चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई है बोर मैग्नेटॉन। ठीक, अब देखो, अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि हमने कहा अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, कितना है? 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि 1 है तो आप जो है म्यू इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हो 1.73 बोर मैग्नेटॉन। 1.73 बोर मैग्नेटॉन लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यू लिख रहा हूँ मैं सिंपल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो आप म्यू की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 2.82 लिख सकते हो बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तब भी वही आएगा, क्या होगा?
वही आएगा। कैसे, देखो एक मैं करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें दे दिया D1 विन्यास, क्या दे दिया, D1 विन्यास दे दिया। तो देखो D के अंदर जो स्प्लिट होगा तो कितने होंगे, 2 में हो जाएगा, T2G और Eg। तो देखो ये हो गया हमारा T2G ऑक्टाहेड्रल में, ये हो गया Eg। तो एक इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित। तो यहाँ पर देखो म्यू इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे सूत्र में, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 2 और इसका अंडर रूट, ये होगा। ठीक है, अब देखो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको पहले कर लो, 2 प्लस 1 3, 3 गुणा 1 3 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा √3 अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 की जब हम वैल्यू निकालते हैं, इसकी जब मान निकालते हैं तो इसका मान 1.73 आता है, और बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे ही कर सकते हैं। अगर 2 आ गया युग्मित तो 2 गुणा 2 प्लस 2 2 2 4 4 गुणा 2 8, तो अंडर रूट 8 तक 2.82 हो जाएगा उसकी जब वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैं क्या है आपको कल सारी वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखवा दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और उसके बाद हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे D1 से D10 विन्यास के लिए, यानी D1 से लेकर D10 विन्यास तक ज्ञात करेंगे। ठीक है।